हाय, गुड इवनिंग। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन खत्म किया और दिस चैप्टर आई कैन से लाइक अभी जो सेकंड एक्सरसाइज नहीं था और बहुत सारे स्टूडेंट लोग मेरे को वो पूछ रहे हैं कि सर डिलीटेड सिलेबस सीईटी में आएगा कि नहीं। सीईटी में भी डिलीटेड सिलेबस निकाल दिया गया रहेगा। जेडब्ल्यू का अभी तो कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ, लेकिन जेडब्ल्यू में वो लोग ने बहुत सारे मतलब कंडीशंस निकाल दिए। बट द थिंग इज कि मतलब बहुत सारे चैप्टर्स में ऐसा है ना कि मतलब जेडब्ल्यू में ऐसा एक चैप्टर में से कुछ मतलब अगर कोई टॉपिक निकाल दिया तो ठीक है, सम्स निकाले, अरे सम्स निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, टॉपिक तो पढ़ना ही पड़ेगा, फिर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं। तो कोई भी एक्सरसाइज से अगर क्वेश्चंस निकाल दिया मतलब समझ जाओ वो क्वेश्चंस पढ़ना नहीं है, लेकिन उससे रिलेटेड कंसेप्ट तो याद रखना ही है। ओके, जैसे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में भी एक स्टूडेंट मेरे को पूछा अभी लेटेस्ट में, तो मैं इंडेफिनेट के बारे में ऐसा बोला नहीं कि मतलब वो पर्टिकुलर सम्स निकाल दिए, लेकिन वो सम्स निकाल दिए, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा टॉपिक्स तो है ही, मतलब वो तो करना ही पड़ेगा, कुछ ऑप्शन नहीं है अपने पास। ठीक है, सो आई बी स्टार्टिंग विथ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सर ये हम लोग के टाइम पे जब हम लोग पढ़ते थे तो ये दोनों चैप्टर्स नहीं थे। ये सब डायरेक्टली वो लोग इंजीनियरिंग में बोलते थे पढ़ने के लिए। बट द थिंग इज प्रोबेबिलिटी और बाइनोमियल का थोड़ा बेसिक्स अभी आगे बहुत सारे फील्ड ऐसे हैं जहाँ के इंजीनियरिंग के सिवाय भी बहुत सारे फील्ड्स में यूज होते हैं थोड़े बहुत कंसेप्ट्स, जैसे वो एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई, फिर वेरिएंस का फॉर्मूला वो समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर पी आई माइनस समेशन ऑफ एक्स आई पी आई द होल स्क्वायर, फिर स्टैंडर्ड डिविएशन वाज अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो ये सब कुछ टेक्निकल टर्म्स है जो बहुत सारे फील्ड्स अदर देन इंजीनियरिंग में भी यूज होता है। एंड दैट्स द रीजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डाल दिया। सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन उसका भाई, उसका एग्जैक्ट भाई है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लेकिन बाइनोमियल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क क्या है सर? बाइनोमियल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में एक ही फर्क है, ऐसा बोल सकते हो। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का शॉर्टकट इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का शॉर्टकट है ऐसा कैसा सर? ओके, आई टेल यू द केसेस। First of all, let me introduce the chapter to you. Binomial distribution. The name itself is suggesting by. By मतलब दो. तो this chapter will be including events which has two outcomes only. Two outcomes वाला event मतलब ये चैप्टर डिस्कवर करने वाला जो मैथमेटिशियन का नाम was जेकब बर्नौली। He was the mathematician जिसने for the first time लाइफ में ये बोला था कि कोई भी चीज का दो ही आउटकम होता है, उसके लाइफ में दो ही चीज होता है। मतलब अभी जैसे थर्ड पॉसिबिलिटी नहीं, या तो फिर ऐसा सोचता था कि लाइक फॉर एग्जांपल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, ठीक है, तो अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, जैसे टेस्ट मैच चल रहा है, तो या तो इंडिया जीतेगा या तो इंडिया हारेगा, या तो इंडिया लाइक दोनों के बीच में टाई ड्रॉ हो सकता है। तो देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज। लेकिन जब जेकब बर्नौली ये चैप्टर पढ़ रहा था तो अकॉर्डिंग टू हिम कि हर एक चीज का दो आउटकम्स होना चाहिए, आइदर द पर्सन या तो द इवेंट इज सक्सेसफुल, आइदर द इवेंट इज अ फेलियर। तो इसने पूरे चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया था, इधर देयर इज अ फेलियर और देयर इज अ सक्सेस। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर का नाम इसीलिए है कि दिस चैप्टर विल बी हैविंग इवेंट्स, ऐसे इवेंट जिसके दो ही आउटकम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉइन, अ कॉइन इज टॉस्ड, यू विल गेट हेड और अ टेल। तो किसी ने तो मेरे को पूछा सर ये चैप्टर में डाइस नहीं होगा? डाइस होगा, लेकिन ध्यान से सुनना, डाइस में ऐसा होता है, अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज कैसे करेंगे सर? ऑड और इवन। डाइस में 6 नंबर्स होते हैं, ऑड और इवन दो पॉसिबिलिटी से हुआ ना, अभी तीसरा पॉसिबिलिटी तो नहीं हो सकता नंबर्स का। फिर नेक्स्ट गेटिंग अ 6 एंड अ नॉन 6 नंबर। तो 6 आने का चांस कितना है? 1/6, लेकिन नॉन 6 नंबर आने का चांस है 5/6, मतलब 6 को छोड़ते कोई और नंबर आने का चांस है 5/6। तो सर आपके हिसाब से फिर ऑड नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? ऑड नंबर आने का प्रोबेबिलिटी हाफ, मतलब अभी 6 पॉसिबिलिटीज है, तो 2, 4, 6 ये ऑड नंबर्स है, सॉरी 2, 4, 6 इवन है और 1, 3, 5 ऑड है। तो 1, 3, 5 और 2, 4, 6 अभी इसको कैलकुलेट करूंगा तो 3/6 3/6 इज द इवेंट। तो 3/3 3/6 मतलब हाफ और हाफ उसका प्रोबेबिलिटी होगा। ठीक है, ओके। सो सर ये चैप्टर में और कौन से इवेंट्स होंगे? जैसे फॉर एग्जांपल डाइस का इवेंट, डाइस का सब इवेंट्स नहीं होगा, लेकिन उसमें दो पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर सकते हैं, ऑर्डर इवन वाला। वैसे ही सर और कोई इवेंट ऐसा होगा? हाँ, फिर स्टूडेंट इज अपियर्स फॉर अ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन क्विज, ट्रू या तो फॉल्स क्वेश्चन वाला क्विज होगा। तो ऑब्वियस है अगर क्विज होगा तो या तो उसका आंसर ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो दिस इवेंट विल बी कंसिडर्ड एज इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सर एमसीक्यू एग्जाम जो हम लोग देते हैं वो ये चैप्टर में हो सकता है, क्योंकि ये चैप्टर में एमसीक्यू एग्जाम मतलब क्या सर? या तो
अभी कैसा है, पॉसिबिलिटीज कैसा होता है, ध्यान से सब बता। तो दो पॉसिबिलिटी क्या होता है, या तो स्टूडेंट करेक्ट हो गया या तो रॉन्ग होगा। अब स्टूडेंट के करेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4, क्योंकि 4 में से एक ही तो करेक्ट होगा। लेकिन सर स्टूडेंट रॉन्ग होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, स्टूडेंट का रॉन्ग होने का प्रोबेबिलिटी 3/4। सर इसका होता है एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन में विनिंग का चांस 1/4 है और लूजिंग का चांस 3/4। लेकिन सर ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन में विनिंग चांस हाफ, लूजिंग चांस हाफ। सर हेड्स और टेल टाइप में, मतलब कॉइन के केस में विनिंग का चांसेस हाफ एंड लूजिंग का मतलब हेड आने का चांसेस हाफ एंड टेल्स आने का चांसेस हाफ। सर डाइस में नंबर आने का प्रोबेबिलिटी, डाइस में नंबर आने का प्रोबेबिलिटी 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6। तो ये चैप्टर में वो नहीं आएगा। लेकिन सर डाइस में इवन नंबर आने का चांस सिंपल आधा, मतलब आधा इवन होगा या तो 8, तो आधा इवेंट विल बी कंसिडर्ड इन दिस चैप्टर। और कोई इवेंट सर, ओके सिंपल, a bullet is fired, it will either hit the target or it will miss the target। मतलब बुलेट फायर किया या तो किसी को लगेगा या तो नहीं लगेगा। तो ये इवेंट विल बी कंसिडर्ड इन दिस चैप्टर। फिर ऐसा एक था, एक मस्त समय था, a hen has like laid a egg, मतलब उसने अंडे दिए। तो अब सिंपल लॉजिक है, या तो वो अंडा गिरने के बाद या तो टूटेगा तो नहीं टूटेगा, तो सिंपल लॉजिक तो ऐसा है। तो अब ये चैप्टर में ऐसे इवेंट्स है। हाँ, फिर एक रोड है जिसके सामने, लाइक एक रोड है जहां पे जाने के बाद मतलब सामने रास्ता नहीं है लेकिन देयर इज अ राइट और लेफ्ट टर्न, तो एक पर्सन का उसका मुड़ने का चांसेस हाफ एंड हाफ। तो मतलब ऐसे, मतलब अभी सब जब 4 वे पे खड़े तो 4 वे पे तो चारों जगह पे जा सकते हैं ना, तो दिस वोंट बी कमिंग इन दिस चैप्टर। बट अगर एक ऐसे रास्ते पे खड़े जहां पे देयर इज अ राइट और लेफ्ट टर्न, तो ऑब्वियसली दैट विल बी कंसिडर्ड इन दिस चैप्टर। ठीक है, सो दिस चैप्टर इज एंटायरली डिवाइडेड इनटू 2 केसेस। सर आपने बोला ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का शॉर्टकट है, तो वो थोड़ा जस्टिफाई करेंगे क्या? हाँ ठीक, मैं कर, ठीक है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मेरे हिसाब से तो चैप्टर हैज बीन क्लासिफाइड, एक ही एक्सरसाइज है, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, सबसे बोनस चैप्टर बोला जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइनोमियल आर द बोनस चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, सी टू इट दैट इट इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत, मतलब इसको प्रायोरिटी मतलब ऐसा होता है कि हम लोग, हाँ फिर एग्जाम में सब लोग जब लास्ट ईयर के स्टूडेंट जा रहे थे तो एग्जाम में ऐसा एग्जाम सेंटर के पहुंचने के बाद 10-15 मिनट बाकी रहता तो ये चैप्टर रिवाइज कर लेते, क्योंकि चैप्टर में कंटेंट ही बहुत कम है। ये वाले तो चैप्टर में तो बहुत ही कम है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। वन इज जेकब बर्नौलिस ट्रायल, केस 1, and case 2 is probability calculator। तो ये चैप्टर में there will be only 2 events, one is Jacob Bernoulli's trial and the second event is probability calculator। okay, calculator, सर ऐसा नाम क्यों है कैलकुलेटर? मतलब सिंपल, कैलकुलेटर का काम क्या होता है, कैलकुलेट करना। तो अगर मेरे लाइफ में मेरे को किसी ने कैलकुलेटर दे दिया तो ऑब्वियसली अब कैलकुलेटर से तो मेरा काम होगा नहीं, कैलकुलेटर में इधर नंबर होंगे, तो लेकिन कैलकुलेटर में हम लोग को कुछ तो एंट्री डालना पड़ता है ना, तो वो कैलकुलेटर मतलब प्रोबेबिलिटी कैलकुलेटर का काम है कैलकुलेट करके देना। तो वैसे ये कैलकुलेटर का मेरे पास एक फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला मैं देने वाला हूं, तो वो प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करके डायरेक्टली देगा। ठीक है, तो पहले तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जेकब बर्नौली से। अब जेकब बर्नौलिस ने क्या किया, बर्नौलिस वो फिजिक्स केमिस्ट्री वाला बर्नौली नहीं है, अलग बर्नौली, ही वाज अ मैथमेटिशियन। ओके, तो जेकब बर्नौली का क्या मतलब, उसका क्या बोलना था? वो बोलता था कि लाइफ में देयर आर ओनली 2 पॉसिबिलिटीज, देयर कैन नॉट बी अ थर्ड पॉसिबिलिटी। Either a person will win or he will lose, like in a race he will win or he will lose, ऐसा थर्ड पॉसिबिलिटी। अभी जैसे फॉर एग्जांपल विनिंग और लूजिंग का सवाल, मैं अभी थर्ड एक पॉसिबिलिटी ऐसा भी बोल सकता हूँ कि जहां पे वो लोग भाग रहे थे वहां पे अर्थक्वेक आ गया तो रेस ही कंप्लीट नहीं हुआ, तो थर्ड पॉसिबिलिटी भी तो था। तो ये सब तो नेचुरल कैलामिटीज, इसलिए तो उसको नेचुरल कैलामिटीज बोला जाता है। लेकिन बहुत सारे इवेंट्स ऐसा है, जैसे अभी तो जैसे 2020 मैचेस में इंडिया और पाकिस्तान जब भी खेलता है तो 2020 मैचेस में सुपर ओवर का कंसेप्ट था। तो पहले के जमाने में तो ऐसा नहीं होता था, पहले वो डकवर्ड लुइस करके एक मेथड लेते थे। फिर अभी पहले तो उसके पहले मेरे ख्याल से टाई वगैरह होता था। फुटबॉल मैचेस अगर दोनों टीम स्कोर नहीं करते तो पेनल्टी शूटआउट्स होता है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर जगह पे जाके नॉकआउट्स में होता है, लेकिन इसमें ड्रॉ हो जाता है। तो बर्नौली को ऐसा लगता था कि नहीं, देयर शुड बी ओनली 2 आउटकम्स टू अ इवेंट। तो उसने क्या बताया था फॉर द फर्स्ट टाइम कि इन द एंटायर सिनेरियो देयर शुड बी ओनली 2 आउटकम्स। तो उसने क्या बोला कि द 2 आउटकम्स विल बी P and Q, small p and small q, where P was known as probability of success, and Q was represented for
probability of failure. Probability of failure was represented by Q. P और Q. अब तुम लोग मेरे को बताओ, बर्नौली की लाइफ में दो ही इंसिडेंट्स हुए थे. दो इंसिडेंट्स मतलब सर कौन कौन से? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस या तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर. दो ही तो प्रोबेबिलिटीज था. और हम लोग ने पढ़ा है कि सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1 होता है. तो बर्नौलिस के लाइफ में तो दो ही प्रोबेबिलिटी था, P और Q. तो इसलिए ऐसा बोल सकते हैं कि P plus Q was 1 according to Bernoulli. And this was the identity which was known as Bernoulli's identity. उसने for the first time बताया था कि P और Q का वैल्यू को मिलाऊंगा, सक्सेस और फेलियर मिला के तो प्रोबेबिलिटी विल बी 1. Either the person will win or the person will lose. ओके, तो सर अच्छा लगा, ये कंसेप्ट मस्त लगा. मतलब P और Q क्या रिप्रेजेंट? P रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर और Q रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. तो सर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में से यूनिकनेस क्या है? यूनिकनेस क्या है वो मैं बताता हूँ, ठीक है. और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है मालूम है कि ये चैप्टर में इवेंट्स है ना थोड़े बड़े बड़े होते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स, कॉइन इज टॉस्ड 8 टाइम्स, 7 टाइम्स. ज्यादा बड़े एग्जाम में बड़े नहीं आते. एग्जाम में तो मैंने ज्यादा से ज्यादा कितना देखा है, कॉइन इज टॉस्ड 7 टाइम्स, ठीक है. तो 7 टाइम्स 6 टाइम्स. तो लास्ट लेक्चर में, लास्ट प्रोबेबिलिटी चैप्टर में तो आपने बोला था कि ये चैप्टर में कॉइन को 4 बार से ज्यादा टॉस नहीं करेंगे. अभी 7-8 बार कर दिया तो उसका सैंपल स्पेस लिखते लिखते बुढ़े हो जाएंगे हम. तो यही मैंने बोला कि दिस चैप्टर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज शॉर्टकट टू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. इसका मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर में जो भी हम लोग को डिफिकल्ट चीजें थे उसको इजी बनाने के लिए चैप्टर बनाया गया था, ठीक है. सो सर ये तो समझ गया, P plus Q equal to 1. ओके, सो नाउ लिसन. हाँ ठीक है. अब एकदम सिंपल मेरा लाइक थोड़ा आर्ग्यूमेंट समझो, ठीक है. मेरे को बोला है a coin is tossed 4 times, ठीक है. a coin is tossed 4 times. so what's the value of P and Q? अरे सिंपल लॉजिक है सर. अगर कॉइन को एक बार टॉस किया तो उसमें हेड और टेल आएगा. 2 बार टॉस किया तो भी हेड और टेल आने का चांसेस है. 3 बार टॉस किया तो भी हेड और टेल. 4 बार टॉस किया तो भी हेड और टेल. मतलब सर कॉइन को एक बार टॉस करूं या कॉइन को 1000 बार टॉस करूं, हेड और टेल आने का हर एक कॉइन पे चांसेस तो सिंपल हाफ हाफ ही होगा ना. तो P विल बी हाफ एंड Q विल बी हाफ. एकदम सिंपल लॉजिक. तो अभी तुम लोग सोचो, हाँ ध्यान से एकदम, कि अभी जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को ऐसा बुलेट फायर करने का आदत है, ठीक है. तो किसी ने मेरे डैड ने ना किसी को तो बोला कि ये ना इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट इज 9/10. मतलब इसका 90% बार लगता ही है टारगेट पे. तो इसका मतलब 90% टाइम्स तो ऐसा भी हो सकता है ना, जब मैं बुलेट फायर करता रहूं, 1 करूं या 1000 करूं, तो हर एक केस में 90/100 की प्रोबेबिलिटी से, मतलब लगने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगा और फेलियर का प्रोबेबिलिटी कम रहेगा. तो ये केस में मेरे को ये बताना है P और Q का वैल्यू डिसाइड करने के लिए यू डिड नॉट नीड कि इतना बड़ा बड़ा इवेंट है. बस सिंपल कि हर एक केस में व्हाट विल बी द सिनेरियो. अब तुम लोग मेरे को बताओ, अगर एक डाइस को रोल किया, उसमें ऑड नंबर और इवन नंबर आने का चांस इक्वल होगा, हाफ हाफ होगा. तो 10 बार डाइस को रोल करूंगा तो भी ऑड नंबर और इवन नंबर आने का चांसेस हाफ हाफ ही होगा ना. तो एकदम सिंपल. तो व्हाट्स योर लॉजिक, लाइक सर P और Q का वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं? अब एक क्वेश्चन ले लेता हूं और उसके बेसिस पे मैं सब समझाता हूँ, ठीक है. और वो क्वेश्चन कौन सा लेने वाले मालूम है? जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर में मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कंसिडर किया था. अगर इफ यू रिमेंबर, द क्वेश्चन वाज, ध्यान से सुनना, ठीक है. द क्वेश्चन वाज, अभी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेटर के बारे में बात. द क्वेश्चन वाज अ कॉइन इज टॉस्ड, यहां पे लिख दो, अ कॉइन इज टॉस्ड, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स. मैंने बोला था फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स. अगर तुम लोग को याद होगा तो एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा था मैंने कि हेड्स का काउंट, मतलब अगर कॉइन किसी ने 3 बार टॉस किया तो हेड आने का चांसेस क्या क्या होगा? 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, ठीक है. सो हम लोग ने कैसे किया था, एकदम ध्यान से देखना, ठीक है. अभी एग्जाम्पल को मैं एकदम मस्त जस्टिफाई करता हूँ. पहले x इक्वल टू x लिखा था, उसके बाजू में इवेंट लिखा था, उसके बाजू में नंबर ऑफ इवेंट लिखा था, और उसके बाजू में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लिखा था, ठीक है. तो x इक्वल टू 0 मतलब एक भी हेड नहीं आया, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? T T T. तो नंबर ऑफ इवेंट 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वाज 1/8. अगर कॉइन को 3 बार टॉस किया तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो 8 ही होगा ना. फिर नेक्स्ट एक बार टॉस किया तो क्या क्या था? T T H T H T T T, सॉरी H T T. इधर 3 था तो आंसर वाज 3/8. फिर 2 के लिए भी सेम था, इधर 3 आया था, इधर 3/8 आया था. लिख दे तो H H T H T H T H H. और लास्ट 3 के लिए इट वाज H H H, इधर 1 और इधर 1/8. सो सर आपको बताना क्या है, पहले एकदम क्लियर रख दो, ठीक है. आई गेस 1 and 2, 3 इज नॉट विजिबल. सो यहाँ पे मैं ऐसा कर देता हूँ, H H
टी एच एच यहाँ पे, और फिर द लास्ट केस वॉज ऐसा कि द थर्ड इवेंट हियर वॉज, अब यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे 2 के लिए इट वॉज 3 into 3/8 और इधर 3 के लिए इट वॉज 1 into 1/8। तो इवेंट्स तो तुम लोग को पता है, इधर क्या था, इधर एच 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 ही था। सो व्हाट्स द लॉजिक सर, व्हाट्स लाइक व्हाट आर यू ट्राइंग टू एक्सप्लेन? ओके, सो अब मेरे को ये बताना है ध्यान से। अब मैं यहां से ना ये टेबल में से व्हाट एंट्रीज आई विल बी टेकिंग इज, जिसको विजिबल नहीं है उसके लिए मैं कर रहा हूं ऐसा। तो यहाँ पे ये टेबल मैं यहाँ पे बना, ठीक है, ये टेबल को मैं यहाँ पे बना, तो x इक्वल टू एक्स था, यहाँ पे इवेंट था, यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट था, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट था, ठीक है। बी वेरी केयरफुल, इट इज वेरी इजी, लाइक एकदम फटाफट समझिएगा। 0 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे टी 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 था 1/8, यहाँ पे टी एच सॉरी यहाँ पे टी टी एच, यहाँ पे टी एच टी, यहाँ पे टी एच टी टी, 3 इवेंट 3/8। फिर यहाँ पे एच एच टी एच टी एच टी एच एच 3/8, तो 3 के लिए एच 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 1/8। अब मैं ये चैप्टर को इंट्रोड्यूस करता हूँ, ठीक है। मतलब क्या कर रहे थे अभी तक सर? अभी तो मैं तुम लोग को मतलब बता रहा था कि चैप्टर में कंटेंट क्या है, अब चैप्टर में कैसे हम लोग क्या कर रहे हैं ये चैप्टर वो थे, ठीक है। अब यही चैप्टर में द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड लाइक दिस, ठीक है, ध्यान से। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, इसमें बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, डिस्ट्रीब्यूशन पूरा मतलब टेबल बनाना है, किसके बेसिस पे? ऑन द नंबर ऑफ हेड्स, हेड्स के बेसिस पे टेबल बनाना, ठीक है। ओके सर, ठीक है, आपने हेड्स के बेसिस पे, या तो किसी ने टॉस किया रहेगा उसको एक भी हेड नहीं आया, एक किसी ने टॉस किया रहेगा उसको एक हेड आया, किसी ने टॉस किया रहेगा 2 हेड, किसी ने टॉस किया रहेगा 3 हेड, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज द लॉजिक सर, मतलब क्या आपको करना क्या है, मतलब वो समझ में आया। व्हाट विल बी द क्वेश्चन हियर? अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम नहीं पूछेंगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ हेड्स इज 2। मतलब दे डू नॉट नीड द एंटायर टेबल, what they need is they do not need the entire table, they need is 2 पे probability क्या आएगा। मतलब ये चैप्टर में हम लोग टेबल बनाने पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग को एक पर्टिकुलर जगह पे व्हाट विल बी द आंसर वो फाइंड आउट करना विल बी द बिगेस्ट लॉजिक ऑफ दिस सम। एंड फॉर फाइंडिंग द इमीडिएट या तो फिर इंटरमीडिएट वैल्यू, सॉरी इमीडिएट नहीं, इंटरमीडिएट मतलब बीच का कोई भी वैल्यू, मतलब 0 पे प्रोबेबिलिटी क्या है 1/8, 1 पे प्रोबेबिलिटी क्या है 3/8, 2 पे प्रोबेबिलिटी क्या है 3/8 और 3 पे प्रोबेबिलिटी क्या है 1/8। तो मतलब बीच के वैल्यूज का आंसर निकालना, बीच का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम लोग ने ये चैप्टर डिस्कवर किया था। और ये चैप्टर में वो जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेटर है वहां पे मैं कोई भी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देने वाला हूं, एंड द फॉर्मूला इज, ध्यान से, कोई भी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू एक्स, कोई भी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला इज NCX P रेज टू x Q रेज टू n माइनस x, ठीक है। तो एकदम सिंपल लॉजिक, तो फॉर्मूला इज NCX P रेज टू x एंड Q रेज टू n माइनस x। और अगर ये फॉर्मूला का रिकॉल करना है तो ये फॉर्मूला हम लोग ने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर में आर्थ टर्म फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज किया था, NCR P रेज टू R Q रेज टू n माइनस R, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला ही है। तो ये चैप्टर सर आपने, सर ये फॉर्मूला किधर से आया? ये फॉर्मूला 11th स्टैंडर्ड के पास्कल्स ट्रायंगल से डिराइव हुआ है। और अगर इनकेस मैंने बाइनोमियल कहा जहां सिखाया मालूम नहीं, लेकिन मगर मैंने जहां पे किया है वहां पे मैंने डिराइव करके दिखाया, ठीक है। सो नो नीड टू डिराइव, चलेगा, ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं। तो सर टर्म्स के बारे में बता दो। सर पी और क्यू तो हम लोग को पता है, पी और क्यू तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ठीक है। सर क्वेश्चन में चेंजेस क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ये तो पीडी रहने देता हूं। सर क्वेश्चन में चेंजेस किधर होगा? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ हेड्स इज 2, नंबर ऑफ हेड्स 2 होगा तो उसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा वो फाइंड आउट। अब तुम लोग भी बोलो सर, अब किसी ने तो मेरे को क्लास में कैसा सजेशन दिया था एक बार मालूम है? सर एक काम करते हैं ना, हम लोग को टेबल बना देते हैं और 2 पे आंसर क्या आएगा 3/8 लिख देंगे, एकदम सिंपल। तो मैंने उसको बोला अरे लेकिन तू सोचना यार, तू फुकट में अगर 2 का वैल्यू चाहिए और तू पूरा टेबल बनाएगा तो ऑब्वियसली तू गलत ही कर रहा है ना, क्यों इतना मिस टाइम वेस्ट करेगा? तो ऐसा कुछ होना चाहिए ना फॉर्मूला। तो अब मैं फॉर्मूले को अच्छे से रिप्रेजेंट करता हूं। एन रिप्रेजेंट्स, एन यहाँ पे एरो नहीं बनाता, अनटाइडी दिखेगा, एन रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ ट्रायल्स,
नंबर ऑफ ट्रायल्स मतलब कॉइन को कितने बार टॉस किया और डाइस को कितने बार रोल किया, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ट्रायल्स. व्हाट डज पी रिप्रेजेंट? पी रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और क्यू रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर. देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कोई बोला ना तो मैं ऐसा बोलता हूँ, जो क्वेश्चन पूछा रहेगा वो तो सक्सेस होगा ना. अब तुम लोग सोचो कि अगर मैंने कॉइन टॉस किया, ठीक है, हम लोग दोनों में ऐसा बेट लगा एक कॉइन टॉस करने का, तो मैंने बोला चल हेड्स, तो अगर मेरे को हेड्स आ गया तो मेरा सक्सेस हुआ, वरना मैं फेल हो गया. ठीक है, तो क्यू रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर और पी रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर तो मिल गया. अब नेक्स्ट, व्हाट डज एक्स रिप्रेजेंट? एक्स रिप्रेजेंट्स द रिक्वायर्ड क्वेश्चन. द रिक्वायर्ड इवेंट इज एक्स. ओके, सो सर अब धीरे धीरे एक एक टर्म्स को वैल्यूज पुट करते हैं. सिंपल. अब नाउ टेल मी द क्वेश्चन इज a coin is tossed 3 times. Find the probability that the number of heads is 2. Number of heads मतलब हेड आया तो सक्सेस होगा. कॉइन को कितने बार टॉस किया? 3. तो ये सब में देखा जाए तो n का वैल्यू हो जाएगा 3. ठीक है, फिर p क्या होगा और q क्या होगा. अब p क्या है? सक्सेस. तो सक्सेस कब होगा? जब हेड आएगा. अब हेड आने का चांस, अब कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आने का चांस कितना होगा? हाफ. और टेल्स आने का चांस ऑब्वियस सा बात है हाफ ही होगा. ठीक है, तो p का वैल्यू हाफ और Q का वैल्यू हाफ. ठीक है, मैं बोलूं सबसे ज्यादा स्टूडेंट सबसे ज्यादा कहां पे कंफ्यूज होता है? P और Q के वैल्यू के लिए. लोग सोचते हैं सर 3 बार कॉइन को टॉस किया तो हाफ कैसे आना चाहिए? अरे सिंपल लॉजिक है. फर्स्ट कॉइन टॉस किया हेड टेल हाफ ऑफ, सेकंड कॉइन टॉस किया हाफ ऑफ, थर्ड कॉइन टॉस किया हाफ ऑफ. तो हाफ और हाफ कुछ भी आए तो क्या फर्क पड़ने वाला अपने को. सो दिस इज द लॉजिक. एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ हेड्स रिप्रेजेंट कर रहा है हाफ और टेल्स होगा हाफ. मतलब हेड आया तो सक्सेस, टेल आया तो फेलियर. इज 2 मतलब x इज इक्वल टू 2. अब ध्यान से, ये कैलकुलेटर है. कैलकुलेटर में मैंने अभी एक एग्जांपल दिया, तो कैलकुलेटर को वैल्यू देना पड़ता है. वैल्यू देना तो मतलब वैल्यू कितना चाहिए उसको? n दिख रहा है, उसको x दिख रहा है, p और q. n p q x सब वैल्यूज हो गया, पुट कर दो. लेट्स सी आंसर आता है कि नहीं. तो लेट्स कैलकुलेट. तो प्रोबेबिलिटी मतलब वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3. 2 के लिए पूछा ना, x इक्वल टू 2 पे ये आंसर आना चाहिए. आंसर क्या आना चाहिए सर? 3/8. ठीक है, लेट्स सी आता है कि नहीं. तो यहां पे फॉर्मूले में n इज 3c और x का वैल्यू इज 2. हाफ p का वैल्यू हाफ रेज टू 2, x का वैल्यू इज 2 और हाफ रेज टू q का वैल्यू हाफ n माइनस 3 माइनस 2. मैं तो ऐसा याद रखता हूं. यो 2 2 3 माइनस 2 2 2 3 माइनस 2. समझा? तो 3 माइनस 2 इधर लिखने का जरूरत नहीं, 1 ऐसे याद रखता था. 2 2 3 माइनस 2 1 ऐसे याद रखना. एकदम सिंपल, कभी रॉन्ग होता ही नहीं था. ठीक है, सो लेट्स कैलकुलेट. 3c2 इज 3 को 2 बार खींचो तो 3 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 1 और इंटू 1/2 रेज टू 2 इज 1/4 और 1/2 रेज टू 1 इज 1/2. नाउ दिस 2 and this 2 gets cancelled. 4 2s are, the answer will be 8 and 3 into 1 into 1, the answer is 3/8. इसका मतलब this was the formula which brought a biggest revolution in the field of mathematics. अभी रेवोल्यूशन क्या था सर? अरे बिना टेबल बनाए इतना मस्त आंसर मिल रहा है. Q इज इक्वल टू हाफ यहाँ पे लिखता हूँ, विजिबल नहीं था. ठीक सर, जो वैल्यूज इतना बिना टेबल बनाए, स्टेप्स तो देखो, कुछ ये सब थोड़ा ना लिखना है. n डिफाइन कर दो, p q x, फॉर्मूले पुट करो, आंसर आ जाएगा. तो सर एक चीज से तो कुछ होने का नहीं, और एक वैल्यू डाल के देख लेते. आ गया तो ठीक है. अब सर अभी 3 के लिए आंसर क्या आना चाहिए? 1/8. लेट्स सी. हाँ, तो x इक्वल टू 3. 2 के जगह पे यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 माइनस 3 विल बी 0. तो इसको हटा देता हूँ. 3c3 इज 1. 1/2 का क्यूब इज 1/8 and anything raised to 0 is 1. The answer is 1/8. That means this gave me the confirmation that this formula can be used to find the values at any instant you want. ठीक है, लेट्स सी 3c1 के लिए देखते हैं. 3c1 3c1 का वैल्यू 3 होता है. 3 को एक बार खींचो मतलब 3 आएगा. फिर 1/2 रेज टू 1. 1/2 रेज टू 1 इज 1/2 and 1/2 रेज टू 2. तो 1/2 रेज टू 2 विल बी 1/4. 1/4 into 1/2 1/8 and 1/2 into 3 is 3/8. So I guess this was the best formula. कैलकुलेटर ना, कैलकुलेटर का काम है फॉर्मूला, उसके अंदर पहले से फॉर्मूला रहता है, बस हम लोग उसको वैल्यूज देते हैं, वो फॉर्मूला कैलकुलेट करके आंसर देता है. So this chapter was the shortcut, the biggest shortcut to any situation, any probability related situation.
ठीक है, इसीलिए चैप्टर को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी मिलता है। अब तुम लोग ही सोचो ना, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर तुम लोग को ऐसा लग रहा है अरे मेरा ये वाला वैल्यू रॉन्ग है, तो ये फॉर्मूले में पुट करके देख लेना है, एकदम सिंपल। बस एक ही चीज है, एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज वो सबको क्या लगता है पी और क्यू का वैल्यू। अभी सर कॉइन इफ अ कॉइन वाज टॉस 50 टाइम्स, पी और क्यू का वैल्यू क्या होता था, हाफ ऑफ ही आता था ना, क्योंकि 50 बार टॉस करूंगा तो भी हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल ही आएगा, हाफ ऑफ ही होने वाला है ना केसेस। तो प्लीज सी टू इट दैट। अब किसी ने मेरे को बोला सर डाइस इज रोल्ड, ऑड नंबर आने का चांस हाफ ना, क्योंकि सर कैसे क्यू इज अ हाफ, बिकॉज ऑब्वियस अगर डाइस को रोल करूंगा तो टोटल पॉसिबिलिटीज विल बी 6। अब वो 6 में से 3 बार ऑड नंबर आ सकता है, 3 बार इवन, तो 3/6 हाफ, 3/6 हाफ। तो सर अगर इफ अ डाइस इज रोल्ड 100 टाइम्स, ऑब्वियसली पी विल बी हाफ एंड क्यू विल बी हाफ। तो सर वो 100 वर्ड को कौन मैनेज करता है, 100 वर्ड को एन मैनेज करता है, क्योंकि एन बता देता है कि इतने टाइम्स हुआ है, इसलिए तो ये इससे मल्टीप्लाई होता है ना कि इतने टाइम्स हुआ है, तो मतलब उसको बार बार एक बार करो या 100 बार करो, एक ही मतलब होने वाला है। दैट्स द रीजन एन कैन बैलेंस एवरीथिंग। सो सर ये चैप्टर में व्हाट आर द टर्म्स वी विल बी गेटिंग, तो क्वेश्चंस कैसे होंगे, सिंपल, एकदम सिंपल क्वेश्चन होंगे, एकदम सिंपल। और कोई ये चैप्टर में ना लोग जानबूझ के ना पी का वैल्यू देते हैं और क्यू निकालने को बोलते हैं, अरे सिंपल ना यार, क्यू विल बी इक्वल टू 1 माइनस पी, समझा। तो पी दिया रहेगा तो भी चलेगा ना। अभी इन क्लास ऑफ स्टूडेंट्स 80% हैव अ टेक्स्ट बुक, तो अंडरस्टूड केस है, तो 100% में से 20% डोंट हैव अ टेक्स्ट बुक। तो अगर द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज 4/5, so what's the probability of losing 1/5 ना, 5 में से 4 बार जीतेगा तो एक बार तो हारेगा ही ना यार, 1/5। तो पी और क्यू का वैल्यूज का कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। यू कैन जस्ट क्रॉस चेक योर वैल्यूज इफ एट ऑल यू हैव एनी इश्यूज विद दैट, ठीक है। तो सर एकदम मस्त है, तो सिंपल ना। अभी ना ये चैप्टर में ये जो फॉर्मूला है ना x इक्वल टू, तो x और ये x के बीच में देयर कैन बी 3 पॉसिबिलिटीज, 1 इज इक्वल टू, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एंड 1 इज लेस देन इक्वल टू। 1 is or there can be greater than or it can be less than, ठीक है। अभी समझो सर ये चैप्टर में वर्ड्स क्या यूज होता है, वर्ड्स 3 वर्ड्स यूज होते हैं, 3। the 3 words are the 3 words that will be used in this chapter are, ध्यान से, एग्जैक्टली वर्ड होता है, बहुत बार दिखेगा एग्जैक्टली, फिर नेक्स्ट वर्ड दैट विल बी सीन इज एट लीस्ट, and the next word that will be seen is at most, ठीक है। so exactly, at least and at most, ये 3 words are the main pillars of this chapter. Exactly, find the probability that the number of heads is exactly 2 equal to 2। exactly word तो इसके साथ पेयरिंग खाएगा, ठीक है। exactly word इसके साथ, at least मतलब what is the probability that the number of heads is at least 2, at least 2 मतलब कम से कम 2, कम से कम। अरे अभी जैसे मेरे पास घर में 5 चपाती, तो मम्मी ने बोला तेरे को कम से कम 2 चपाती तो खाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 5 में से कम 2 मतलब एटलीस्ट 2 यू हैव टू ईट, दैट मीन्स कम से कम 2 हो, मतलब मैं 2 भी खा सकता हूँ, 3 भी खा सकता हूँ, 4 भी खा सकता हूँ, 5 भी खा सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं, 2 बोला तो ऐसा नहीं कि मैं 1 खाऊंगा या 0 खाऊंगा, ऐसा नहीं। एटलीस्ट 2 मतलब 2 और 2 से ज्यादा, एटलीस्ट मतलब कम से कम, तो ऐसे याद रखने का। एटलीस्ट मतलब कम से कम, तो नंबर के तरफ पे कम, तो ये x जो होगा वो हमेशा नंबर होगा। अभी देखो ना, x का वैल्यू तो हमेशा नंबर ही होगा ना, जो क्वेश्चन पूछा रहेगा वो, तो ये नंबर है, तो नंबर के तरफ कम, तो दिस विल बी रिप्रेजेंटिंग एटलीस्ट केस एंड दिस विल बी रिप्रेजेंटिंग एट मोस्ट केस, ठीक है। तो ध्यान से, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा बोला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ हेड्स इज एटलीस्ट 2, तो एटलीस्ट 2 मतलब 2 भी हो सकता है, 3 भी, तो 2 और 3 का एडिशन विल बी 3/8 प्लस 1/8, 4/8 विच इज इक्वल टू 1/8, 1/2। फिर नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ हेड्स इज एट मोस्ट 2, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2, ज्यादा से ज्यादा 2 मतलब 2 से कम भी चलेगा ना, तो 0, 1, 2, तो 1/8, 3/8, 3/8, तो 7/8 आंसर आ गया। ये तो अब समझने वाली बात है। ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 वाला 3 हो जाएगा, तो 2 इंक्लूड नहीं होगा। और ये लेस देन मतलब लेस देन 2 मतलब 0 और 1, तो 2 इंक्लूड फिर से नहीं होगा। तो एकदम सिंपल लॉजिक, ये सब वर्ड्स दिखेगा, ये सब रेयर केसेस में दिखेगा, ग्रेटर देन और यहाँ पे हो जाएगा लेस देन, एकदम सिंपल। और फिर दिस द चैप्टर विल एंड, ठीक है। तो सर आपके हिसाब से चैप्टर में डिफिकल्ट क्या है?
ये चैप्टर में एक ही चीज डिफिकल्ट है, क्या मालूम है? वो लोग वो जो पी और क्यू रहेगा ना, वो ट्विस्ट करके देंगे। वो पी और क्यू का वैल्यू ही तो मेन है ना। एन तो नंबर ऑफ टॉसेस, समझ जाएगा ना, कॉइन को कितने बार टॉस किया, डाइस को कितने बार रोल किया, वो सब समझेगा। एक्स तो क्वेश्चन ही होगा, पी और क्यू में सब झोल मारेंगे, तो पी और क्यू राइट हुआ, हो गया। फिर क्वेश्चन का फ्रेमिंग समझना पड़ेगा। इंग्लिश के साथ ज्यादा खेलते हैं इसमें, और इंग्लिश तो बचपन से आता है सर, ठीक है। सो ये चैप्टर में बेसिकली व्हाट विल बी डूइंग, विल बी सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स सम्स। अब तुम लोग ये सोचो ना, कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, कैलकुलेशन सिंपल हो गया। अब कॉइन को 7 बार टॉस किया होता तो 7C3 वगैरह आता था, तो 7C3 को 7 into 6 into 5 अपन 3 into 2 into 1, तो वो सब कैलकुलेशन तो थोड़ा डिफिकल्ट हो। तो यही तो है ये। और हाँ, ये मेन चीज तो चैप्टर का वेटेज बताने भूल गया। तो वेटेज ऑफ द चैप्टर इज 4 मार्क्स, और एक ही सम आता है 4 मार्क्स के लिए, दैट्स इट। सर हाउ विल वी डू द कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन? द कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस इन माई लेक्चर विल बी यूजिंग, मतलब 1-2 सम करूंगा, फिर मैं कैलसी से करके रखूंगा, बट यू विल बी यूजिंग लॉग कैलकुलेशंस। तो लॉग यूज करके आराम से आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। और लॉग स्पेशलिस्ट तो तुम लोग है ही, फिजिक्स तो तुम लोग के खून में, ठीक है। कुछ लोग के खून के बाहर भी आ जाते कभी कभी पढ़ते पढ़ते, सो उससे फर्क नहीं पड़ता है। सो यू कैन सी टू इट दैट यू सॉल्व इट इन द बेस्ट अप्रोप्रिएट मैनर, ठीक है। सो स्मॉल चैप्टर, थोड़ा एफर्ट्स एंड यू विल बी डन विद द चैप्टर, ठीक है। आई विल ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी सम सो दैट यू वोंट बी फेसिंग एनी ऑफ द इश्यूज। सो नेक्स्ट लेक्चर में बस एक ही चीज याद रखना है, NCX, P raised to X, Q raised to N minus X, and these are the terms। तो ये टर्म्स याद रखो। और क्या काम करता है? टेबल को रिड्यूस करने का काम। तो सर टेबल रिड्यूस कैसा, मतलब एक इंडिविजुअल वैल्यू भी निकाल के दे सकता है। तो यही ये चैप्टर का बिगेस्ट एम है। एंड विद दिस अपना जो बाइनोमियल का जेकब बर्नौली ने बताया था कि हम लोग का इवेंट 2 ही हो सकता है, सक्सेस या फेलियर। और प्रोबेबिलिटी कैलकुलेटर का नाम ही है कि कैलकुलेट करके देना। तो कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला चाहिए, फॉर्मूला फिक्स्ड। ये फॉर्मूला कहां से आया? अगर इसका आंसर चाहिए तो अगर मैं क्लास में होता तो मैं 500% डिराइव करता, लेकिन यहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो C2 चलता है, हो जाएगा। ओके, सो लेट्स सी। सो फिर आई विल स्टॉप फॉर हियर, एंड नेक्स्ट टाइम PDF से जो भी सम्स है सब डिस्कस कर लेंगे, और विल सी टू इट दैट अगर एक्स्ट्रा सम्स का जरूरत पड़े तो विल डू इट, ठीक है। सो और एक चीज, हाँ, वो जूम लेक्चर का बात करना था। आफ्टर दिस आई बी टेकिंग द जूम लेक्चर ऑफ दिस थिंग, जो भी टॉपिक जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा उसका जूम लेक्चर धीरे धीरे लेते जाऊंगा, ठीक है। तो जो भी डाउट्स है वो सब वहां पे पूछ सकते हैं। बाय बाय।